हाय एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रोज के करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हूँ। पहला करंट अफेयर है 16th यूएन की बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस करवाई गई। कहाँ पर? कोलंबिया में, कैली में। और अभी के लिए समझना होगा कि इंडिया ने अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान अपडेट किया है, जिसके तहत इंडिया ने बोला है कि हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं एटलीस्ट 30% के करीब जो हमारी टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर है, कोस्टल मेरीन एरियाज है, बाय 2030। आने वाले समय में हम कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है। 2022 में इस प्रोटोकॉल को लेकर आया गया था, जहां पर हमने 23 के करीब जो टारगेट्स हैं वो सेट किए हुए हैं। और तो और आपको ये भी समझना होगा कि 2003 में हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी लेकर आए थे एज पर द एक्ट। बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट लाया गया था 2002 में। अब का ये जो अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है, जैसा कि मैंने बोला कि 23 ग्लोबल गोल्स के तहत हमने उनको ही सेम मिरर किया है, यानी कि सेम गोल्स हमारे देश के लिए सेट किए हैं। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं 7 से 8% जो वर्ल्ड की स्पीशीज़ है वो भारत में पाई जाती हैं, और भारत का जो जोग्राफिकल लैंड एरिया या जोग्राफिकल एरिया है वो है 2.4%। हमारे लिए इनकी इंपॉर्टेंस वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और इंडिया खर्च करने वाला है नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ करोड़। देखो, 2017-18 से लेके 2021-22 तक हम ऑलरेडी 32,000 करोड़ के करीब स्पेंड कर चुके हैं, और ये अमाउंट जो है बढ़कर 80,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगी बाय 2030 एनुअली। ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना। और इस बार इंडिया ने अडॉप्ट किया है होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, और ये अपडेट की है अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान में। और साथ ही साथ इसके 3 की थीम्स भी रखे गए हैं एज पर आवर नेशन। देखो, रिड्यूसिंग थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, इसमें 8 टारगेट आते हैं। मीटिंग पीपल्स नीड थ्रू सस्टेनेबल यूज, इसमें 5 टारगेट्स आते हैं। और जो 10 टारगेट हैं वो आते हैं टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, रूरल कम्युनिटी को कैसे एंगेज किया जाए, फार्मर्स को कैसे आगे लाया जाए, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, और जो इन्वेसिव स्पीशीज़ है उनको कैसे कंट्रोल करना है, राइट। इसके तहत इंडिया ने इनिशिएट किया है मिशन लाइफ, ताकि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकें, जो कि टारगेट 16 को दर्शाता है। ओवर कंजप्शन, वेस्ट जनरेशन, इसके ऊपर काम करना, क्योंकि इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सीबीडी। सीबीडी क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसको 1992-93 में लाया गया। हालांकि इसका जो साइन है या फिर जो साइन किया गया बाय 196 नेशंस, वो 1993 के तहत हुआ। और इसके 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि कार्टिजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। कार्टिजिना प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो इसको 2000 में लाया गया था, 2003 में अडॉप्ट कर लिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, विद इफेक्ट कर दिया गया, राइट। वहीं पर नगोया जो है 2010 में लाया जाता है, देन 2014 में इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। और कहीं ना कहीं 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता था। और यूएन ने डिक्लेयर किया था 2011 से 2020 को यूएन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। COP1 जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहली मीटिंग हुई थी वो बहामास में हुई थी 1994 में। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड 2024। एक रियल टाइम बिलियनर लिस्ट लॉन्च की गई है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा, और वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स का नाम इसमें दर्शाया गया है। पहली जो एडिशन इसका था 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी के लिए इस साल के एडिशन में जो नवंबर में हुआ है उसके तहत एलन मस्क पहले नंबर पर हैं, जो कि एक फेमस बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, जिनकी अपनी काफ़ी फेमस कंपनीज़ हैं। स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, या वेरियस अदर जस्ट लाइक जैसे ओपन एआई, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक। और 2024 के तहत इनकी जो समझो कि इनकी वेल्थ है वो नियर अबाउट $263.8 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। इसके बाद नाम आता है ओरेकल के लैरी एलिसन का, देन जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं अमेजोन के, फिर जकरबर्ग आते हैं, मार्क जकरबर्ग जो मेटा के हैं चौथे नंबर पर, देन 5वें नंबर पर बर्नर्ड हैं। बर्नर्ड देखो, इनकी जो कंपनी है वो भी काफ़ी फेमस है, आपने लुई विटोन का नाम सुना होगा, फ्रांस के हैं ये, राइट। ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखना। और इसके साथ आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि 10 रिचेस्ट जो पर्सन हैं ये तो वर्ल्ड के हो गए, क्या भारत में भी हैं? देखो, भारत की भी रिसेंटली एक लिस्ट लॉन्च हुई है,
और जिसमें बताया गया है कि नंबर 1 पर हैं डेफिनेटली नॉट अदर देन मुकेश अंबानी। अंबानी ग्रुप वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी बेहतर ढंग से मूव कर रही हैं और आने वाले समय में इनको टक्कर देगा अडानी ग्रुप। देखो अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप में वेल्थ का बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। मुकेश अंबानी की अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो 119.5 बिलियन डॉलर्स है, वहीं पर गौतम अडानी की 116 के करीब। और देखो उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर सावित्री जिंदल एंड फैमिली। इनकी जो वेल्थ है वो 43.6 बिलियन डॉलर है, समझ रहे हो, तीसरे नंबर पर और पहले दो पर देखो कितना डिफरेंस है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आने वाले समय में अडानी जो है वो सरपास कर सकता है अंबानी को। अभी कॉलिन डिक्शनरी की अगर मैं बात करूं, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल कुछ ना कुछ नेम्स वगैरह देते हैं जो कि काफ़ी फेमस हुए होते हैं। ऐसा ही इस बार हुआ। देखो इन्होंने अपना एक जो इनकी डिक्शनरी में एक नेम इंक्लूड किया है जिसका नाम है ब्रैट। 2024 वर्ड ऑफ द ईयर एज पर कॉलिन्स। देखो ब्रैट क्या है, ब्रैट को असल में पहले तो नेगेटिव बोला जाता था, इसका जो मीनिंग था वो नेगेटिव था। यानी कि किसी तरह का कोई भी, समझो कि कोई लड़का या लड़की जिसको अकल नहीं है या जो ढंग से काम नहीं कर पाता, जो अपने रास्ते पर ही चलता है, सो समथिंग लाइक दैट। बट इसको इस बार जो है चेंज करके पॉजिटिव वे में लिखा गया है। बताता हूँ कैसे। एक सिंगर हैं ब्रिटिश जो जिनका नाम है चार्ली XCX। इन्होंने इस नाम को काफ़ी फेमस किया है और राइट नाउ इसका जो मीनिंग है वो इन्होंने निकाला है कि एक कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट या फिर हेडोनिस्टिक एटीट्यूड वाला लड़का या लड़की, उनको ब्रैड कहा जाता है। और देखो इन्होंने कई बार इस चीज़ का जिक्र अपने ट्विटर हैंडल पर भी किया है जब ये कमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं USA की, उनको भी कई बार बोल चुके हैं कमला इज़ ब्रैड, राइट। सो ये वर्ड ऑफ द ईयर है, इसको याद रखना। इसरो ने नई उपलब्धि हासिल की है। देखो एनालॉग स्पेस मिशन इन्होंने कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ पर? लेह में, लद्दाख में। और एनालॉग स्पेस मिशन आखिर है क्या? देखो एक तरह का सिमुलेशन। कोई भी हम प्रोजेक्ट करते हैं या फिर कोई भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करना होता है तो पहले उसका सिमुलेशन तैयार होता है, उसका प्रोटोटाइप। सो ये उसी तरह काम करेगा। ये एड्रेस करने वाला है आने वाले समय में वेरियस तरह के चैलेंजेस। अगर हमारे जो पुलाड़ विज्ञानी हैं वो अगर कहीं पहुंच जाते हैं किसी ग्रह पर या फिर मून पर, तो वहां पर वो कैसा फील करेंगे, कैसा उनको अब अनुभव होने वाला है। सो उसके तरह के जो मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये कंडक्ट करवाएंगे, जहां पर इंटर प्लानेटरी हैबिटेट के बारे में दर्शाया जाएगा। साथ ही साथ इसरो नई इंसाइट्स के थ्रू प्रिपेयर होने वाला है, क्योंकि कोई भी मिशन फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं मून पर तो वहाँ पर वो डेफिनेटली जो काम करें तो उनको अनुभव थोड़ा सा होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी धरती है, ऐसा तापमान है। द रीज़न बीइंग लेह लद्दाख को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा समझो कि मार्स के कंपैरेटिवली काफ़ी सिमिलर है। जैसे कि 3 से 35 डिग्री समर में और वहीं पर विंटर में -35 डिग्री तक पहुंच जाना। सो इसरो गैदर करना चाहता है फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के लिए, नए तरह के मिशंस के लिए सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि वो आगे चलकर वेरियस चीज़ें कर पाएँ, वेरियस मिशंस में वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ये मिशन प्रिपेयर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है, IIT बॉम्बे, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल, आका स्पेस स्टूडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका हिस्सा बनेंगे क्योंकि ये डेवलप करने वाले हैं वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट। क्योंकि देखो अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो 40% है सिर्फ सी लेवल का। और इस रिसर्चर्स के लिए समझो कि एक टेस्ट कंडक्ट हो सकता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ लो प्रेशर कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं मार्स के मुकाबले अगर देखें। सो इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स हम फुलफिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, काफ़ी ओल्डेस्ट बॉडी है। 1919 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखो इसकी 352nd गवर्निंग बॉडी की मीटिंग शुरू हो चुकी है स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा में। और हमारी तरफ से सुमित्रा दावरा जो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी, वो इसमें हिस्सा लेंगी। और देखो ये मीटिंग 28 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक चलने वाली है। इंडिया सक्सेसफुली लिफ्ट कर चुका है 248 मिलियन इंडिविजुअल्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। और पिछले 9 सालों में ये चीज़ देखी गई है, जैसा कि ये बोलते हैं एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो इन्होंने एक और जोर दिया है कि इन्होंने 170 मिलियन जो लोग हैं
उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज कर दिया है 2016-17 से 2022-23 का अगर डाटा देखें, प्रोविजनल एस्टिमेट्स जो लगाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे पीएम जनधन योजना या फिर मैं बोल दूँ जीवन ज्योति बीमा योजना, वेरियस तरह की जो स्कीम्स हैं वो भी इसका हिस्सा रही हैं। और तो और शी एम्फसाइज्ड कि इंडिया की जो रिमार्केबल ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पिछले 10 सालों में देखने को मिली है, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रायोरिटाइज किया गया है। देखो हर कोई आजकल जी पे या फिर गूगल पे यूज़ कर रहा है, पेटीएम यूज़ कर रहा है। सो ये समझो कि एक तरह का जो चेंज है वो भारत में देखने को मिला है। और आईएलओ की ये गवर्निंग बॉडी है जो कि तीन दफ़ा मिलती है एक साल में, मार्च में, जून में, नवंबर में, ये थोड़ा सा याद रखना। और स्ट्रेटजिक प्लान्स को हाईलाइट किया गया है 2026 से 2029 तक जो होंगे। और यही नहीं, देखो डेमोक्रेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम आती है गवर्नेंस के लिए। और वर्ल्ड समिट होने वाली है 2025 में, सो उसमें सोशल डेवलपमेंट कैसे करनी है उसका जिक्र है। आईएलओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है 1969 में। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगेन याद रखना। हिमालयन ग्लेशियर लेक्स ये इंक्रीज़ कर चुकी हैं 10.81%, अगर हम देखें 2011 से 2024 तक। और ये चीज़ें हमें मिली हैं हमारे सैटेलाइट्स की वजह से। सेंटिनल-1, सेंटिनल-2 जो कि इसके रिगार्डिंग ही काम करता है, इमेज प्रोवाइड करता है 10 मीटर दूरी से। और ये देखो ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से प्राइमरली जो मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि देखो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो दैट इज़ द रीज़न ग्लेशियर जो हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स लेक्स डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से जो एरिया है पहले अगर 5,33,000 हेक्टेयर से ऊपर था 2011 में, वो अभी 5,91,000 हेक्टेयर से ऊपर है 2024 में। और ये डाटा हमारे जो सैटेलाइट्स हमें भेजे हुए हैं, जो हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कलेक्ट किया है। और ये सैटेलाइट्स इन्हीं चीज़ों पर समझो कि ध्यान देते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। 67 लेक्स जो भारत में हैं अभी के लिए 40% उनमें उछाल देखा गया है उनके सरफेस एरिया में। सो दैट इज़ द रीज़न कि हिमालयन ग्लेशियर लेक्स जो हैं 10.81% के करीब बढ़ चुकी हैं। और CWC सेंट्रल जो वाटर कमीशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी जहां पर बोला गया कि 33.7% के करीब एक्सपेंशन देखने को मिली है लेक्स में, सरफेस एरिया में। और ये कारण बन सकता है आने वाले समय में फ्लड्स का। सो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है, जिसकी वजह से इंडिया को पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। क्योंकि क्लाइमेट इंसिडेंट्स जो हैं वो किसी को बताकर नहीं आते, इंटरनेशनल रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो रिस्पांस टीम है उसके साथ मिलकर काम करने की, या पहले से कुछ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे, इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको बचाया जा सके। सो आई होप कि आज के करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।